हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का आपके इस कृष्णा एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर, जो केवल और केवल बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारी करवाने के लिए बनी है। इसलिए इस चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साइड के बेल नोटिफिकेशन को भी जरूर प्रेस कर दें, ताकि हमारी वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। आज मैं आपको आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2024 की तैयारी के लिए अंग्रेजी इंग्लिश का मॉडल पेपर सेट करवाने वाला हूँ। वैसे तो आपके एग्ज़ाम में जो अंग्रेजी सब्जेक्ट है वो कंपलसरी नहीं है, लेकिन अगर आप अंग्रेजी में भी अच्छा मार्क्स लाना चाहते हैं तो आप इस क्लास को लास्ट तक देखिएगा। मैं इसमें मॉडल पेपर सेट और क्वेश्चंस बैंक के क्वेश्चंस को मैंने अटैच किया है। मैं इन्हीं दोनों टाइप के क्वेश्चंस को आपको करवाने वाला हूं। और ये आपके लिए एक चैलेंज टाइप का क्वेश्चन है कि अगर आपने इंग्लिश में कुछ भी पढ़ रखा है, अगर आप में दम है तो आप 50 में से 50 क्वेश्चन का आंसर सही करके दिखाइए। इसमें मैं आपको 50 से भी 2 या 3 अधिक क्वेश्चन करवाने वाला हूँ और ये आपके 50 क्वेश्चन बुक से होंगे। मतलब ग्रामर का इसमें एक भी क्वेश्चन नहीं है, इसमें सभी क्वेश्चन आपके सिलेबस से होंगे, मतलब आपके बुक से होंगे, पैनोरमा पार्ट 2 से। तो आप इस क्लास को लास्ट तक देखिएगा। अगर आपको क्वेश्चंस का आंसर पता है तो लाइव चैट में आंसर देते हुए चलिएगा, और अगर आपके लिए सभी क्वेश्चंस नए हैं तो इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं मॉडल सेट और क्वेश्चन बैंक की। आप इस क्लास को लास्ट तक देखिएगा और इसका PDF टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल पर आप इन सभी क्वेश्चंस को जरूर याद कर लीजिएगा। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे हूबहू, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और सभी क्वेश्चंस को अच्छे से समझ लीजिए। मैं सभी क्वेश्चंस का अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद करके आपको समझाऊंगा, इसलिए इस क्लास को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और इसका PDF प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और आप टेलीग्राम एप्लीकेशन में कृष्णा एजुकेशन को सर्च करके भी ज्वाइन हो सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल सत्यजीत राय रिसीव्ड अवार्ड। अर्थात इनमें से ऐसी कौन सी इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय फिल्म है जिस पर सत्यजीत राय को पुरस्कृत किया गया था, सत्यजीत राय को पुरस्कार मिला था। तो अगर आप इन क्वेश्चंस का आंसर जानते हैं, आपने इन क्वेश्चंस का पहले से पढ़ रखा है, तो आप इन क्वेश्चंस का आंसर कमेंट सेक्शन में देते हुए चलिएगा। और अगर आपके लिए यह क्वेश्चन नया है तो आप सिर्फ मुझ पर बिलीव करके इन सभी क्वेश्चन को अच्छे से समझते हुए याद करते हुए चलिएगा और सिर्फ इस वीडियो में लास्ट तक बने हुए रहिएगा। तो पूछा यह जा रहा है कि इनमें से ऐसी कौन सी फिल्म है जो कि एक अंतर्राष्ट्रीय फिल्म है और उस अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पर सत्यजीत राय को पुरस्कार मिला था, अर्थात अवार्ड मिला था। वेनाइस फिल्म, कैनस फिल्म, बर्ने फिल्म या फिर ऑल ऑफ दिस। तो ये तीनों की तीनों ऐसी फिल्म है जिन तीनों की तीनों फिल्मों पर सत्यजीत राय को पुरस्कार मिला था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस। ऑल ऑफ दिस मूवी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल सत्यजीत राय रिसीव्ड अवार्ड। राय यूज्ड टू कंपोज ब्लैंक फॉर हिज ओवन फिल्म्स। राय का मतलब यह है सत्यजीत राय। तो जो सत्यजीत राय थे वे इनमें से किस चीज़ का उपयोग करते थे अपनी फिल्मों में, स्वयं उस चीज़ को कंपोज कर लेते थे, स्क्रिप्ट को, म्यूजिक को, सॉन्ग्स को या फिर नन ऑफ दिस को। तो ये जो राय थे सत्यजीत राय, वे म्यूजिक को अपने मूवी में स्वयं ही कंपोज कर लेते थे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, म्यूजिक। रे यूज टू कंपोज म्यूजिक फॉर हिज ओवन फिल्म्स। विच ऑफ द फॉलोइंग फिल्म वॉज प्रोड्यूस्ड बाय सत्यजीत राय। ये 3 मूवी का नाम दिया गया और पूछा जा रहा है कि इनमें से ऐसा कौन सा फिल्म है जो फिल्म प्रकाशित किया गया है, प्रोड्यूस्ड किया गया है सत्यजीत राय के द्वारा। पत्थर पंचली, शतरंज के खिलाड़ी, चरुलता या फिर ऑल ऑफ दिस, ये सभी। तो ये तीनों की तीनों ऐसी फिल्म है, ये सभी की सभी फिल्में सत्यजीत राय के द्वारा ही प्रोड्यूस्ड की गई है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस। ऑल ऑफ दिस मूवीज वॉज प्रोड्यूस्ड बाय सत्यजीत राय। Which of the following university conferred on Satyajit Ray on honorary doctorate degree and honor which very few people have received। अर्थात पूछा यह जा रहा है कि जो सत्यजीत राय थे उन्होंने इन चारों में से ऐसा कौन सा यूनिवर्सिटी है जिस यूनिवर्सिटी से डॉक्टर की डिग्री ली थी, और वह डॉक्टर की डिग्री लेना बहुत ही कम लोग ले पाते हैं और यह डॉक्टर की डिग्री लेना आसान बात नहीं है, लेकिन सत्यजीत राय ने उस डॉक्टर की डिग्री को प्राप्त किया था। तो वह कौन सा यूनिवर्सिटी था? कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी या फिर पेरिस यूनिवर्सिटी। तो जो उस यूनिवर्सिटी का नाम था वह था ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से सत्यजीत राय ने ऑनरी डॉक्टरेट डिग्री को ली थी और वह ऑनरी डॉक्टरेट डिग्री बहुत ही कम लोग ले पाते हैं और यह लेना बिल्कुल ही आसान नहीं होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से उन्होंने डॉक्टरेट डिग्री को प्राप्त की थी। अकॉर्डिंग टू द ऑथर विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड्स द रिस्पेक्ट अकॉर्डेड टू एनी अदर फॉर्म ऑफ क्रिएटिव एक्सप्रेशंस। कहा यह जा रहा है कि लेखक के अनुसार, जो सत्यजीत राय थे, सत्यजीत राय के अनुसार इनमें से ऐसा कौन सा कमांड्स है जिसका रिस्पेक्ट करना चाहिए, आदर करना चाहिए इन द अदर फॉर्म ऑफ क्रिएटिव एक्सप्रेशन। तो वह कौन सा फॉर्म है? म्यूजिक, लिटरेचर, सिनेमा या फिर स्पोर्ट्स। तो सिनेमा ही एक ऐसा फॉर्म है, एक ऐसा एक्सप्रेशन है जिसका सभी को रिस्पेक्ट करना चाहिए। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सिनेमा। क्योंकि लेखक जो है वे सिनेमा से रिलेटेड, उन्होंने चैप्टर का नाम रखा है व्हाट इज रॉन्ग विद इंडियन फिल्म्स। तो वे सिनेमा से रिलेटेड ही इस क्वेश्चन में बात कर रहे हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सिनेमा।
इन विच ईयर द फर्स्ट शॉर्ट फिल्म वॉज प्रोड्यूस्ड इन इंडिया, अर्थात किस वर्ष भारत में पहली लघु फिल्म, पहली शॉर्ट मूवी रिलीज हुई थी, प्रोड्यूस्ड हुई थी। 1907 में, 1919 में, 1925 में या फिर 1947 में। तो 1907 में ही भारत में पहली शॉर्ट फिल्म प्रोड्यूस्ड कर दी गई थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा 1907 AD। इन विच ईयर द फर्स्ट फीचर फिल्म ऑफ इंडिया वॉज परफॉर्म्ड, इनमें से ऐसा कौन सा वर्ष है जिस वर्ष के दिस इंडिया में पहली फीचर फिल्म प्रदर्शित की गई थी, परफॉर्म कर दी गई थी? 1913 ईस्वी में, 1925 में, 1935 में या फिर 1947 ईस्वी में? तो 1913 ईस्वी में ही भारत में पहली फीचर फिल्म परफॉर्म हुई थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा 1913 ईस्वी में। इन 1903 AD द फर्स्ट फीचर फिल्म इंडिया वॉज परफॉर्म्ड। अकॉर्डिंग टू द ऑथर वाई आर द इंडियन फिल्म्स नॉट शोन अब्रोड, लेखक के अनुसार जो भारतीय फिल्में होती हैं वे शोन अब्रोड का मतलब होता है विदेश में क्यों नहीं दिखाई जाती है। लेखक के अनुसार भारतीय फिल्में विदेश में क्यों नहीं दिखाई जाती है? इंडिया ऑफर्स पोटेंशियल मार्केट फॉर इट ओन प्रोडक्ट्स बिकॉज इंडियन फिल्म्स आर वीक इन क्वालिटी, क्योंकि जो इंडियन फिल्म्स होते हैं, भारतीय फिल्म होते हैं, उनकी जो क्वालिटी होती है, जो क्षमता होती है, बहुत ही कमजोर होती है, ड्यू टू लैंग्वेज प्रॉब्लम, भाषा की समस्या के कारण, या फिर नन ऑफ दिस, इनमें से किसी के कारण नहीं। तो लेखक का कहना था, लेखक के अनुसार जो भारतीय फिल्में होती हैं विदेश में इसलिए नहीं दिखाई जाती है क्योंकि जो इंडिया का ऑफर है, जो इंडिया का पोटेंशियल मार्केट है, वह अपने ही प्रोडक्ट के लिए इंडिया में ही काफ़ी है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द ऑथर इंडियन फिल्म्स नॉट शोन अब्रॉड बिकॉज इंडिया ऑफर्स पोटेंशियल मार्केट फॉर हर ओवन प्रोडक्ट्स। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। व्हाट डज द वर्ड मिस्टीरियस मीन, अर्थात इनमें से ऐसा कौन सा वर्ड है जिस वर्ड का मतलब होता है मिस्टीरियस जैसा। मिस्टीरियस का मतलब होता है रहस्यमय, जिसको समझना असंभव हो। तो सीक्रेट, इम्पॉसिबल टू अंडरस्टैंड, हिडन फैक्ट्स या फिर नन ऑफ दिस। तो हमने आपको बताया मिस्टीरियस मतलब होता है रहस्यमय, जिसको समझा नहीं जा सकता। तो इसका सही आंसर जो वर्ड मिलेगा, जो मीन होगा, इम्पॉसिबल टू अंडरस्टैंड, अर्थात इसको समझना मुश्किल हो। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इम्पॉसिबल टू अंडरस्टैंड। एंग सन सू की वॉज फाइटिंग फॉर ब्लैंक इन बर्मा, जो एंग सन सू की थे वे लड़ रहे थे बर्मा में किस चीज़ के लिए? डेमोक्रेसी के लिए, लोकतंत्र के लिए, डिक्टेटरशिप के लिए, मोनार्ची के लिए या फिर तिरंगे के लिए? तो जो एंग सन सू की थे वे बर्मा में लोकतंत्र के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, संघर्ष कर रहे थे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा डेमोक्रेसी। एंग सन सू की वॉज फाइटिंग फॉर डेमोक्रेसी इन बर्मा। द नोबेल पीस प्राइज वॉज गिवन टू सेन सू की, जो नोबेल पीस प्राइज था, जो साहित्य उपन्यास, जो शांति साहित्य उपन्यास पुरस्कार था, वह एंग सन सू की को किस वर्ष दिया गया था? 1922 में, 2000 में, 1990 में या फिर 1991 में? तो जो नोबेल पीस प्राइज एंग सन सू की को दिया गया था वह 1991 ईस्वी 1991 में दिया गया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1991। Aris firmly believed that his mother would have accepted the prize all for the blank of Burma, not for herself. जो एरिस था उसको दृढ़ निश्चय था कि उसकी माता जो नोबेल पीस प्राइज को प्राप्त करेगी वह बर्मा के सभी किन चीज़ों के लिए प्राप्त करेगी? नॉट फॉर हरसेल्फ, केवल अपने नहीं, बर्मा के सभी लोगों के लिए, बर्मा के सभी मोर्स के लिए, बर्मा के सभी पॉलिटिशियंस के लिए या फिर बर्मा के सभी सोल्जर्स के लिए। तो जो एरिस था उसको दृढ़ निश्चय था कि उसकी माता को जो अवार्ड मिलेगा, जो प्राइज मिलेगा, वह प्राप्त करेगी बर्मा के सभी लोगों के लिए, नॉट फॉर हरसेल्फ, सिर्फ और सिर्फ अपने लिए नहीं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा पीपल। एरिस फर्मली बिलीव्ड दैट हिज मदर वुड हैव एक्सेप्टेड द प्राइज फॉर ऑल ऑफ पीपल ऑफ बर्मा बट नॉट फॉर हरसेल्फ। एरिस फील्स that the common people of Burma would be the ultimate blank when Burma became a peaceful and free country। जो एरिस था वह महसूस करता था कि बर्मा के कई पीपल जो हैं वे क्या हो जाएंगे जब बर्मा बहुत ही शांति और स्वतंत्र कंट्री बन जाएगा, शांति और बहुत ही शांति देश बन जाएगा। विनर हो जाएंगे, लूजर्स हो जाएंगे, रूलर्स हो जाएंगे या फिर स्लेव्स, गुलाम हो जाएंगे। तो एरिस को महसूस था कि बर्मा के अधिकतर लोग विनर हो जाएंगे जब बर्मा बहुत ही फ्री कंट्री बन जाएगी, आज़ाद देश हो जाएगा और शांति वाला देश हो जाएगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा विनर्स। एरिस फेल्ट द नोबेल पीस प्राइज गिवन टू एंग सन सू की वुड हेल्प द बर्मीज पीपल बैक देमसेल्व्स ए लिटिल फॉर। एरिस सोचता था कि जो नोबेल पीस प्राइज, जो नोबेल पुरस्कार एंग सन सू की को मिला था वह सहायता कर रहा था बर्मा के लोगों को क्या करने में? रिस्पेक्ट करने में। सभी लोगों के बीच जो एंग सन सू की था उसका थोड़ा रिस्पेक्ट बढ़ा दिया था, ओवर एस्टिमेट किया था, अंडर एस्टिमेट किया था, फिर इंडल्ज किया था। तो एरिस को महसूस हो रहा था, एरिस को लग रहा था, फेल्ट हो रहा था कि जो एंग सन सू की को नोबेल पीस प्राइज मिला है उस नोबेल पीस प्राइज के कारण उसका जो रिस्पेक्ट है वह बर्मीज पीपल में थोड़ा कुछ और अधिक बढ़ गया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा
रिस्पेक्ट, उसका जो रिस्पेक्ट था एंग सान सू की को, उसका रिस्पेक्ट बढ़ गया था क्योंकि उनको बर्मा के लिए एक पुरस्कार मिला था, क्योंकि वे लोकतंत्र के लिए लड़ रहे थे बर्मा में। इसलिए लोकतंत्र जो बर्मा में रहने वाले लोगों थे वे उसका आदर करने लगे थे, सम्मान करने लगे थे। हु इज़ द ऑथर ऑफ आर्टिकल एक्सेप्टेंस स्पीच, यह जो आर्टिकल है एक्सेप्टेंस स्पीच, इसके लेखक कौन है? एंग सान सू की, कुशावंत सिंह, आर.सी. हचिंसन या फिर रोहिंटन मिस्त्री। तो जो यह आर्टिकल है एक्सेप्टेंस स्पीच, इस एक्सेप्टेंस स्पीच के ही तो लेखक है एंग सान सू की। एंग सान सू की का यह भाषण है एक्सेप्टेंस स्पीच, इसी में वे बर्मा के लोगों के लिए, लोकतंत्र के लिए संघर्ष कर रहे थे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा एंग सान सू की। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री एंग सान सू की बिलोंग, अर्थात इन चारों देशों में से ऐसा कौन सा देश है जिस देश से एंग सान सू की संबंध रखता है, एंग सान सू की बिलोंग करता है? बांग्लादेश से, म्यांमार से, मलेशिया से, फिर इंडोनेशिया से। तो म्यांमार देश से एंग सान सू की बिलोंग करता है, उसी देश में वह रहता था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा म्यांमार। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री डू एंग सान सू की बिलोंग, तो एंग सान सू की बिलोंग्स टू म्यांमार कंट्री। वैन वॉज एंग सान सू की बोर्न, जो एंग सान सू की था उसका जन्म कब हुआ था? 19 जून 1945 को, 21 जुलाई 1944 को, 8 नवंबर 1948 को या फिर 25 सितंबर 1946 ईस्वी को। तो उसका जन्म हुआ था 19 जून 1945 में। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा एंग सान सू की बोर्न इन 19 जून 1945। एंग सान सू की इजे, जो एंग सान सू की था वह क्या था? एक रिवोल्यूशनरी था, एक प्रो डेमोक्रेसी एक्टिविस्ट था, एक धार्मिक लोकतांत्रिक प्रतिवक्ता था, एक क्लासिकल डांसर था या फिर एक पोइटेस था, एक कवित्री था। तो कवित्री तो वह हो गए नहीं क्योंकि एंग सान सू की एक पुरुष था। तो जो एंग सान सू की था वह एक प्रो डेमोक्रेसी एक्टिविस्ट था, एक लोकतंत्र विचारधारा का एक व्यक्ति था, प्रतिरोधकता था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रतिरोधकता नहीं, वह विरोधी था डेमोक्रेसी का। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एंग सान सू की इज ए प्रो डेमोक्रेसी एक्टिविस्ट। What is the name of the political party headed by Aung San Suu Kyi? जिस राजनीतिक पार्टी का नेतृत्व एंग सान सू की कर रहा था उस राजनीतिक पार्टी का नाम क्या था? नेशनल कांग्रेस, म्यांमार लीगेज, नेशनल लीगेज फॉर डेमोक्रेसी या फिर म्यांमार कांग्रेस। तो जो एंग सान सू की था जिस पॉलिटिकल पार्टी का नेतृत्व कर रहा था उस पॉलिटिकल पार्टी का नाम था नेशनल लीगेज फॉर डेमोक्रेसी, लोकतंत्र के लिए नेशनल लीगेज। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इज द नेम ऑफ पॉलिटिकल पार्टी हेडेड बाय एंग सान सू की इज नेशनल लीगेज फॉर डेमोक्रेसी। हु रिसीव्ड द नोबेल प्राइज अवॉर्डेड टू एंग सान सू की, जो एंग सान सू की को नोबेल प्राइज मिला था वह किसके द्वारा रिसीव किया गया था, किसके द्वारा प्राप्त किया था? उसके बेटा ने, उसके जो सन था उसने उसको उस नोबेल पीस प्राइज को प्राप्त किया था, उसकी बहन ने, उसकी माता ने या फिर उसकी बेटी ने? तो उसका जो पुत्र था उसी के पुत्र के द्वारा उसको मिला गया नोबेल पीस प्राइज प्राप्त किया गया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर होगा हर सन रिसीव द नोबेल पीस प्राइज अवॉर्डेड टू एंग सान सू की। Whose dedication and personal sacrifice comes to be a worthy symbol through whom to be the plight of all the people of Burma may be recognized। अर्थात किसकी डेडिकेशन मतलब किसकी धैर्यता से, किसकी संपन्नता से, और पर्सनल सेक्रीफाइस का मतलब होता है किसकी त्याग से जो बर्मीज लोग था उन बर्मी लोगों के बीच वह बहुत ही प्रसिद्ध हो गया था और बर्मीज लोगों को आज़ाद करा पाया था। एंग सान सू की धैर्यता और आत्म त्याग के लिए, उसके बेटे के त्याग के लिए, पीपल ऑफ बर्मा के लिए या फिर नन ऑफ दिस के लिए। तो जो एंग सान सू की था, एंग सान सू की के ही द्वारा तो उस देश में लोकतंत्र की स्थापना की गई थी और वह देश आज़ाद हो पाया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर होता है एंग सान सू की डेडिकेशंस एंड पर्सनल सेक्रीफाइस कम्स टू ए वर्थी सिंबल थ्रू हुम द प्लाइट ऑफ ऑल द बर्मा और पीपल में भी रिकॉग्नाइज्ड। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा एंग सान सू की। विच ऑफ द फॉलोइंग प्राइज वॉज अवॉर्डेड टू सान सू की, अर्थात इनमें से ऐसा कौन सा प्राइज है, कौन सा पुरस्कार है जिस पुरस्कार के द्वारा एंग सान सू की को पुरस्कृत किया गया था? नोबेल प्राइज, राफ्टो प्राइज, सखरोव प्राइज या फिर ऑल ऑफ दिस। तो ये तीनों के तीनों पुरस्कार से उनको पुरस्कृत किया गया था एंग सान सू की को। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में इनका आंसर देते हुए चलिए, और आप सिर्फ मुझ पर बिलीव करके इन क्वेश्चन को अच्छे से समझते हुए और लास्ट तक बने रहिए। और अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रही है तो इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, आगे भी आपको ऐसी ही वीडियोस मिलती रहेगी। तो हाउ वुड सी बीइंग हर स्पीच अकॉर्डिंग टू द सन ऑफ एंग सान सू की, जो एंग सान सू की का बेटा था वह उस स्पीच में, उस भाषण में किसका अनुसार व्यवहार कर रहा था? विद थैंक्स, बहुत ही धन्यवाद कर रहा था। विद जॉय, बहुत ही जॉय मतलब खुशी के साथ। बाय सेइंग द एक्सेप्ट नोबेल पीस प्राइज फॉर द नेम ऑफ पीपल ऑफ बर्मा, यह कहकर वह एंग सान सू की को संबोधित कर रहा था अपने पिता की तरह भाषण में कि उसको जो नोबेल पीस प्राइज मिला है वह उसका नहीं है, वह बर्मा के पीपल के सभी लोगों के लिए, या फिर नन ऑफ दिस, इनमें से किसी का भी नहीं। तो सी वुड, हाउ वुड सी बीइंग हर स्पीच अकॉर्डिंग टू द सन ऑफ एंग सान सू की, जो उसकी एंग सान सू की माता थी वह भाषण में कह रही थी
कि उसको जो नोबेल प्राइज़ मिला है, जो पुरस्कार मिला है, वह बर्मा के सभी लोगों के लिए है, उसका सिर्फ नहीं है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बाय सेइंग सी एक्सेप्ट्स नोबेल पीस प्राइज इन द नेम ऑफ ऑल पीपल ऑफ बर्मा। द ओल्ड वुमेन वॉज, जो बूढ़ी महिला थी वह क्या थी? मूर्ख थी, बहुत ही व्यस्त थी, बहुत ही शाय थी, या फिर बहुत ही बोल्ड थी? तो जो ओल्ड वुमेन थी वह बहुत ज़्यादा वाइज थी, बहुत ज़्यादा व्यस्त थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा वाइज। द ओल्ड वुमेन वॉज वाइज। द यंग पीपल आस्क्ड द ओल्ड वुमेन क्वेश्चन हुज आंसर कुड ओनली बी गिवन वन हु कुड। जो जवान लोग होते थे वे ओल्ड वुमेन से, बूढ़ी महिला से कौन सा क्वेश्चन करते थे जिसका आंसर वह एक ही आंसर के साथ दे देती थी, जिसका वह आंसर देती थी सिर्फ और सिर्फ एक बात कहकर, सुनकर, स्मेल करके, रीड करके या फिर सी करके। तो जो जवान लोग होते थे जब वे बूढ़ी महिला से कोई क्वेश्चन करते थे तो उस क्वेश्चन का आंसर जो बूढ़ी महिला होती थी सिर्फ किसी चीज़ को देख कर ही उसका आंसर दे देती थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सी। द यंग पीपल आस्क्ड द ओल्ड वुमेन ए क्वेश्चन हुज आंसर कुड ओनली बी गिवन ऑन द हु कुड सी। The old woman was blank enough to know she could not help the young people। जो बूढ़ी महिला थी वह इनफ थी किस चीज़ के लिए कि उसको पता था कि वह किसी का भी हेल्प नहीं करेगी, मदद नहीं करेगी। तो वह उसके लिए क्या थी? स्टूपिड इनफ थी, इंटेलिजेंट इनफ थी, स्ट्रॉन्ग इनफ थी, या फिर सस्पिशियस इनफ थी? तो जो बूढ़ी महिला थी वह इंटेलिजेंट इनफ थी, उसको इतना अपने आप पर आत्मविश्वास था, वह जानती थी कि वह किसी का भी हेल्प नहीं कर पाएगी जवान लोगों का जो उनसे क्वेश्चन करने आते थे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इंटेलिजेंट। द ओल्ड वुमन वाज इंटेलिजेंट इनफ टू नो शी कुड नॉट हेल्प द यंग पीपल। द सैडनेस ऑफ द स्लेव्स मेड देम टू सीड दियर ब्लैंक बैंड। दासों की गुलामी के कारण जो गुलाम लोग थे उनकी उदासी के कारण कौन बैठ गए थे और उनका क्या झुक गई थी? उनकी रिस्ट झुक गई थी, उनके कंधे झुक गए थे, उनकी पूंछ झुक गए थे, या फिर उनके लेग्स झुक गए थे? तो जो सैडनेस था, जो उदासी थी गुलामों की, उन गुलामों की उदासी के कारण सभी के सभी लोग बैठ गए थे और उन सभी को कंधा झुक गया था, सोल्जर्स बेंट हो गया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सोल्जर्स। द सैडनेस ऑफ द स्लेव्स मेड देम सिट विद देयर सोल्जर्स बेंट। एवरी वन ऑफ द स्लेव्स न्यू डैट नेक्स्ट स्टॉप विल बी देयर। सभी के सभी जो गुलाम लोग थे, सभी के सभी जो बंदी थे, वे जानते थे कि नेक्स्ट स्टॉप पर वे क्या होंगे। देन फर्स्ट, नेक्स्ट स्टॉप पर उसका नेक्स्ट जो स्टॉप रहेगा वह पहला रहेगा, दूसरा रहेगा, फोर्थ रहेगा या फिर लास्ट रहेगा। तो वे सभी के सभी गुलाम लोग जानते थे कि उनका जो दूसरा स्टॉप रहेगा वह उनका लास्ट स्टॉप रहेगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा लास्ट। हु इज़ द ऑथर ऑफ दिस आर्टिकल वंस अपॉन ए टाइम। यह जो वंस अपॉन ए टाइम चैप्टर है, इस पार्ट की जो लेखक है वह कौन है? एंग सन सू की, आर.सी. हचिंसन, टोनी मोरिसन या फिर रोहितान मिस्त्री? तो इस पार्ट के जो लेखक नहीं लेखिका है और उस लेखिका का नाम है टोनी मोरिसन। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा टोनी मोरिसन। और अगर आपको 5 नंबर कंफर्म करना है एग्जाम में किस पार्ट के लेखक कौन है और किस लेखक के द्वारा कौन सा पार्ट लिखा गया है, नेम ऑफ चैप्टर्स एंड देयर ऑथर्स पर हमने एक सेपरेट वीडियो, स्पेशल वीडियो बना रखा है। आप इंग्लिश क्रैश कोर्स के प्लेलिस्ट में आकर उस वीडियो को भी जरूर देख लें। वह वीडियो सिर्फ 5 मिनट का है और अगर आप सिर्फ उस वीडियो को देख लेते हैं तो आप 100% एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर कर पाइएगा, क्योंकि एग्जाम में नेम ऑफ चैप्टर्स एंड देयर ऑथर से 3-4 क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द फर्स्ट ब्लैक वुमेन टू रिसीव नोबेल पीस प्राइज। अर्थात इनमें से ऐसी कौन सी महिला है जो कि पहली अश्वेत महिला थी, मतलब काली महिला थी जिसको नोबेल पीस प्राइज मिला था? एंग सन सू की, टोनी मोरिसन, अमृता प्रीतम या फिर नन ऑफ दिस? तो यह जो टोनी मोरिसन थी जिस पार्ट की लेखिका है, इसके द्वारा लिखा गया पार्ट जो है वंस अपॉन ए टाइम, इससे पहले आपने क्वेश्चन में पढ़ा। तो यह ऐसी काली महिला थी, ऐसी पहली काली महिला थी जिसको पहली बार नोबेल प्राइज मिला था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा टोनी मोरिसन। टोनी मोरिसन इज द फर्स्ट ब्लैक वुमन टू रिसीव नोबेल प्राइज। व्हेन डिड टोनी मोरिसन रिसीव द नोबेल पीस प्राइज। टोनी मोरिसन जो थी उसको नोबेल प्राइज़ कब प्राप्त हुआ था, कब रिसीव हुआ था? 1990 में, 1992 में, 1993 में या फिर 1994 ईस्वी में? तो टोनी मोरिसन को जो नोबेल पीस प्राइज़ मिला था वह मिला था 1993 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा AD 1993 में टोनी मोरिसन को नोबेल पीस प्राइज़ मिला था। विच ऑफ द फॉलोइंग अवार्ड्स वॉज ऑल्सो गिवन टू द टोनी मोरिसन। अर्थात निम्नलिखित में से कौन सा अवार्ड है, कौन सा पुरस्कार है जो टोनी मोरिसन को मिला है? ब्रूकर अवार्ड, रेमन मैगसेसे पोलिटाइजर या फिर नन ऑफ दिस? तो इनमें से कौन सा अवार्ड है, कौन सा पुरस्कार है जो कि उसको मिला है? तो इसमें से एक अवार्ड है पोलिटाइजर। पोलिटाइजर एक ऐसा पुरस्कार है जो कि टोनी मोरिसन को मिला था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा पोलिटाइजर। विच ऑफ द फॉलोइंग
इज़ द रिसेंट नोवेल ऑफ टोनी मॉरिसन, अर्थात इनमें से निम्न में से ऐसा कौन सा नोवेल है, कौन सा उपन्यास है जो कि हाल में ही वह उपन्यास टोनी मॉरिसन के द्वारा लिखा गया है। मर्चेंट, पैराडाइज, एफरथिस्ट या फिर नन ऑफ दिस। तो पैराडाइज एक ऐसा उपन्यास है जो उपन्यास हाल में ही टोनी मॉरिसन के द्वारा रिलीज की गई है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पैराडाइज इज द रिसेंट नोवेल ऑफ टोनी मॉरिसन। हाउ वॉज द ओल्ड वुमेन, हाउ वॉज द ओल्ड वुमेन, जो बूढ़ी महिला थी वह कौन थी, कैसी थी, ब्लाइंड थी, अंधी थी, वाइज थी, सॉफ्टी स्पोकन थी या फिर ASU थी। तो वह जो हाउ वॉज द ओल्ड वुमेन, जो बूढ़ी महिला थी वह अंधी थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर रहेगा ब्लाइंड। ओल्ड वुमेन वॉज ए ब्लाइंड वुमेन, वह अंधी महिला थी। वट इज़ द पोजिशन ऑफ ओल्ड वुमेन इन हर नेबरहुड, जो वह बूढ़ी महिला थी उस बूढ़ी महिला का अपने पड़ोसी के सामने कैसा पोजीशन था। हेटेड पोजीशन था, रिस्पेक्ट एज रूलर प्रोफेट पोजीशन था, एक क्वारलिंग वुमेन, एक लड़ाकू महिला जैसा पोजीशन था, या फिर नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो वह जो बूढ़ी महिला थी वह उसका जो पड़ोसियों के सामने उसका पोजीशन था वह था रिस्पेक्टेड एज रूलर प्रोफेट। इसका मतलब होता है, प्रोफेट का मतलब होता है भविष्यवाणी, तो उसको सम्मानित किया जाता था एक भविष्यवक्ता के रूप में। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रिस्पेक्टेड एज रूलर प्रोफेट ओल्ड वुमेन पोजीशंस इन हर नेबरहुड। वाई डिड द यंग पीपल विजिट द ओल्ड वुमेन, जो जवान व्यक्ति होते थे वे उस बूढ़ी महिला से क्यों मिलने जाते थे। टू से हर लीव टू हाउस, उसको यह कहने जाते थे कि तुम अपने घर को छोड़कर चली जाओ। टू डिस्प्रूव हर क्लेयरवॉयंस, जो उसकी वह भविष्यवाणी की बात थी उसको खंडन करने के लिए, डिस्प्रूव करने के लिए। टू अप्रूव हर क्लेयरवॉयंस, उसकी भविष्यवाणी की बात को सिद्ध करने के लिए, अप्रूव करने के लिए, स्वीकार करने के लिए, या फिर नन ऑफ दिस। तो जितने भी सभी के सभी जवान लोग होते थे वे उस बूढ़ी महिला से मिलने सिर्फ इसीलिए जाते थे कि उसकी जो दिव्यता है, जो उसकी क्लियरेंस है, जो उसकी भविष्यवाणी की बात है उसको खंडन कर सके, डिस्प्रूव कर सके। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, टू डिस्प्रूव हर क्लियरवॉयंस। वट डिसएबिलिटी डिड द वुमन हैव, वह जो महिला थी उसको कौन सी डिसेबिलिटी थी। फैटनेस, वह मोटी थी। अनेबल टू मूव, यह हिल नहीं सकती थी। ब्लाइंडनेस, वह अंधी थी। या फिर कुड नॉट टॉक, वह बोल नहीं सकती थी। तो इससे पहले ही हमने आपको क्वेश्चन में पढ़ाया था कि वह जो महिला थी वह ब्लाइंडनेस थी, अंधी थी, वही उसकी डिसेबिलिटी थी। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ब्लाइंडनेस डिसेबिलिटी डिड द वुमन हैव। डिड सी नो अबाउट हर मोटिव, वह अपने मकसद को, क्या वह अपने मकसद को जानती थी। यस, हाँ जानती थी। नो, नहीं जानती थी। कंफ्यूज थी इस बात को लेकर कि उसका मकसद क्या है, या फिर नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो वह अपने मकसद को नहीं जानती थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नो। लेकिन फिर वह प्रोफेट बन गई थी तो उसके पास एक ऐसी दिव्यता आ गई थी कि वह भविष्यवाणी करने लगी थी। तो वह पहले से अपने मोटिव को नहीं जानती थी, मकसद को नहीं जानती थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नो। इन दिस लेसन द ऑथर गिव्स अस व्यूज ऑन इंडियन ब्लैंक एंड सिविलाइजेशन, इस पाठ में जो लेखक हैं वे हम लोगों को दिखाते हैं इंडियन सिविलाइजेशन और क्या, इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर, इंडियन सिविलाइजेशन एंड बिजनेस, इंडियन फैब्रिक्स एंड सिविलाइजेशन, या फिर टेक्नोलॉजी एंड बिजनेस। तो आप जानते हैं कि सिविलाइजेशन के जोड़ा जो लगता है वह कल्चर का ही लगता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा कल्चर। इस पाठ में जो लेखक है वे हम लोगों के सामने प्रदर्शित करते हैं भारत की सभ्यता और संस्कृति को। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा इंडियन कल्चर एंड सिविलाइजेशन। इट इज़ फीलिंग ऑफ बिलोंगिंग टू वन ब्लैंक दैट इज सो स्पेशल अबाउट इंडियन कल्चर, अर्थात इनमें से ऐसा कौन सा महसूस करने वाला बात है, फीलिंग करने वाला बात है जो कि बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है इंडियन कल्चर को लेकर, भारतीय संस्कृति को लेकर। यहाँ बहुत प्रकार की रिलीजन रहती है, यहाँ बहुत सी ग्रुप मिलकर रहते हैं, रीजन रहते हैं या फिर रेस रहते हैं। तो इज डिट फीलिंग टू बिलोंगिंग टू वन ग्रुप दैट इज सो स्पेशल अबाउट इंडियन कल्चर, कि जो भारतीय संस्कृति है एक समूह से मिलकर बनी है, ग्रुप से मिलकर बनी है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ग्रुप। इट इज़ फीलिंग टू बिलोंगिंग टू वन ग्रुप दैट इज सो स्पेशल अबाउट इंडियन कल्चर। Indians have shown to power to make blank change and becoming used to new situations, जो भारतीय होते हैं वे अपने पावर को दिखाते हैं क्या चेंज करने के लिए और अपने बिकमिंग को यूज करते हैं नए सिचुएशन में परिवर्तन लाने के लिए। तो वे अपने कैसे चेंजेस करते हैं, कौन सा परिवर्तन करते हैं, बहुत बड़ा परिवर्तन उनको करना पड़ता है अपनी सिचुएशन, अपने हालात में सुधार लाने के लिए। बहुत ही छोटा परिवर्तन करना पड़ता है, मोस्ट्रस परिवर्तन करना पड़ता है, फिर जिग्नेटिक परिवर्तन करना पड़ता है। तो जो इंडियंस होते हैं उनको अपनी शक्ति को दिखाने के लिए सिर्फ एक छोटा सा परिवर्तन ही करना पड़ता है, जिससे वे अपनी सिचुएशंस को नया कर देते हैं, बदलाव कर लेते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, लीटल। इंडियंस हैव शोन टू पावर टू मेक little changes to of becoming used to new situations. Culture is always a complex blank strands of varying importance and vitality. जो कल्चर है, जो संस्कृति है, यह हमेशा से ही एक जटिल क्या है,
एक जटिल, बहुत सारी चीज़ों का जटिल, वेटिलिटी और इम्पोर्टेंस है, बहुत ही महत्वपूर्ण और जीवन शक्ति है कल्चर। तो 2 स्ट्रेंथ्स का मिश्रण है, 3 स्ट्रेंथ्स का मिश्रण है, या फिर 4 स्ट्रेंथ्स का मिश्रण, या फिर मैनी स्ट्रेंथ्स का मिश्रण है। तो जो भारत की संस्कृति है, ये हमेशा से ही कई जटिल, महत्वपूर्ण और जीवन शक्ति चीज़ों का मिश्रण है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा मैनी। कल्चर इज ऑलवेज ए कम्प्लेक्स मैनी स्ट्रेंथ्स ऑफ वेरीफाइंग इंपॉर्टेंस एंड वाइटलिटी। In India, the difference between the masses and classes is not one of the quality but the information है। इस भारत में डिफरेंस मतलब बहुत सारी भिन्नता होते हुए भी, बहुत सारी क्लासेस होते हुए भी, इनमें ऐसी कोई क्वालिटी नहीं है जो कि इन्फॉर्मेशन और अपॉर्चुनिटी नहीं दे सके, फूड नहीं दे सके, ड्रेस नहीं दे सके, या फिर हेयर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी का मतलब होता है अवसर, मौका। तो इस भारत में डिफरेंस होते हुए भी मैसेज एंड क्लासेस इज नॉट वन ऑफ द क्वालिटी बट ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड अपॉर्चुनिटी। हु इज़ द ऑथर ऑफ इंडियन द यूनिटी ऑफ इंडियन कल्चर। इस पाठ के लेखक कौन है, द यूनिटी ऑफ इंडियन कल्चर। तो हमने आपको इससे पहले ही बताया था कि वैसे तो आपको हम इसमें भी याद करवा देंगे कि द यूनिटी ऑफ इंडियन कल्चर के पाठ के लेखक कौन है, लेकिन आप उस वीडियो को जरूर देख लें, नेम ऑफ चैप्टर एंड देयर ऑथर्स, क्योंकि अगर आपसे उस वीडियो को देख लेते हैं तो आप 100% एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन को बहुत अच्छे से रीड करके आइएगा। तो इनमें से ऐसा कौन सा लेखक है जिसने लिखा है द यूनिटी ऑफ इंडियन कल्चर को? हुमायूं कबीर को, सुमित्रा नंदन पंडित ने लिखा है, कुशवंत सिंह ने लिखा है, या फिर महादेवी वर्मा ने लिखा है? तो यह द यूनिटी ऑफ इंडियन कल्चर है, इसके लेखक है हुमायूं कबीर। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर होगा हुमायूं कबीर इज द ऑथर ऑफ द यूनिटी ऑफ इंडियन कल्चर। हुमायूं कबीर वो जो फेमस, जो हुमायूं कबीर थे वे प्रसिद्ध कवि थे, उपन्यासकार थे, पॉलिटिकल थिंकर थे, मतलब राजनीतिक विचारधारा के व्यक्ति थे, या फिर ऑल ऑफ दिस, वे सभी के सभी चीज़ थे। तो जो हुमायूं कबीर थे वे एक फेमस कवि भी थे, वे उपन्यासकार भी थे और पॉलिटिकल थिंकर भी थे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। हुमायूं कबीर वो जो फेमस ऑल ऑफ दिस, पोइट भी, नोवेलिस्ट भी और पॉलिटिकल थिंकर भी। ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग प्राइम मिनिस्टर हुमायूं कबीर वो जो सेंट्रल मिनिस्टर, अर्थात किस प्राइम मिनिस्टर के दौरान, अर्थात उस समय कौन सा प्राइम मिनिस्टर था, कौन सा प्रधानमंत्री था जिस प्रधानमंत्री के दौरान हुमायूं कबीर एक सेंट्रल मिनिस्टर था, अर्थात एक CF मिनिस्टर था? LB शास्त्री मतलब लाल बहादुर शास्त्री, JL नेहरू मतलब जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, या फिर मोरारजी देसाई? तो जब प्राइम मिनिस्टर, जो हमारा पहला प्राइम मिनिस्टर इंडिया के हैं जवाहरलाल नेहरू, उस जवाहरलाल नेहरू प्राइम मिनिस्टर के दौरान ही हुमायूं कबीर एक सेंट्रल मिनिस्टर थे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा JL नेहरू। ड्यूरिंग विच ऑफ द फीलिंग प्राइम मिनिस्टर, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर होगा जवाहरलाल नेहरू प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री के दौरान ही हुमायूं कबीर एक सेंट्रल मिनिस्टर भी थे। द आर्टिकल इज एन अडेप्टेड वर्जन ऑफ द लेक्चर डिलीवर्ड बाय हुमायूं कबीर इन। यह जो आर्टिकल है जो हमने पढ़ा है, द आर्टिकल, वह किसका अडेप्टेड वर्जन है? उन्होंने इस लेक्चर को कहाँ डिलीवर किया था हुमायूं कबीर ने? दिल्ली यूनिवर्सिटी में, JNU में, बड़ौदा यूनिवर्सिटी में, या फिर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में? तो यह क्वेश्चन पहले भी रिपीट हुआ है कि इस लेक्चर को उन्होंने डिलीवर किया था सबसे पहले बड़ौदा यूनिवर्सिटी में, और यह जो पाठ हम पढ़ रहे हैं उसी का एक अडेप्टेड वर्जन है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा बड़ौदा यूनिवर्सिटी। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वर रिगार्डेड एज द अर्लीस्ट इन्वेडर्स ऑफ इंडिया टिल रिसेंटली अकॉर्डिंग टू द ऑथर। लेखक के अनुसार भारत का प्रथम आक्रमणकारी किसे माना जाता है? आर्यंस को, ग्रीक को, ऑस्ट्रेलियंस को, या फिर तुर्कीज को? तो जो आर्यंस थे उसी को लेखक के अनुसार प्रथम आक्रमणकारी भारत का माना जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर होता है आर्यंस वर रिगार्डेड एज द अर्लीस्ट इन्वेडर्स ऑफ इंडिया टिल रिसेंटली अकॉर्डिंग टू द ऑथर। हाल में ही लेखक को ऐसा लगता है कि जो भारत में प्रथम आक्रमणकारी थे वे आर्यंस थे। अकॉर्डिंग टू मॉडर्न रिसर्च, आधुनिक खोज के अनुसार द एग्जिस्टेंस ऑफ ब्लैंक हैज़ बीन कंसिडर्ड टू बी ट्रू। अर्थात आधुनिक जो खोज है उस खोज के अनुसार कौन सी बात सत्य है? पोस्ट आर्यंस जो थे वे हमारे आक्रमणकारी थे, नो प्री आर्यंस इन्वेडर्स थे, या फिर प्री आर्यंस इन्वेडर्स थे, या फिर नन ऑफ दिस। तो जो प्री आर्यंस इन्वेडर्स थे, जो बहुत पुराने आर्यंस आक्रमणकारी थे, उसी को आधुनिक रिसर्च के बात को लेकर कंसिडर किया जाता है, सत्य माना जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा प्री आर्यंस इन्वेडर्स। अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न रिसर्च द एग्जिस्टेंस ऑफ प्री आर्यंस इन्वेडर्स हैज़ बीन कंसिडर्ड टू बी ट्रू। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा प्री आर्यंस इन्वेडर्स। इन्वेडर्स का मतलब होता है आक्रमणकारी। हु वर सेक्स एंड हुन्स, मतलब ये सेक्स और हुन्स क्या थे? ग्रीक ट्राइब्स थे, ग्रीक की समस्या थी, चाइनीज ट्राइब्स थे, चाइनीज की समस्या थी, इन्वेडर्स ऑफ इंडिया भारत के आक्रमणकारी थे, या फिर नन ऑफ दिस। तो जैसा कि भारत का प्रथम आक्रमणकारी था आर्यंस, उसी प्रकार सेक्स एंड हुन्स भी भारत के आक्रमणकारी ही थे, इन्वेडर्स ही थे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सेक्स एंड हुन्स आर इन्वेडर्स इन इंडिया। उन्होंने भारत पर आक्रमण किया था। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एब्जॉर्ब? इनमें से ऐसा कौन सा मीनिंग है जिस मीनिंग का मतलब होता है एब्जॉर्ब? एब्जॉर्ब का मतलब होता है अवशोषित करना,
टेक इन, टेक आउट, टेक अवे या फिर नन ऑफ दिस। तो एब्जॉर्ब का एक मीनिंग और होता है टेक इन, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा टेक इन। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियन कल्चर इज, जो भारतीय संस्कृति है वह कैसी है, फ्लेक्सिबल है, ब्यूटीफुल है, ब्लेंड ऑफ मैनी कल्चर्स है या फिर नन ऑफ दिस। तो आप जानते हैं कि जो इंडियन कल्चर है वह ब्लेंड ऑफ मैनी कल्चर्स है, बहुत सारी कल्चर्स का, बहुत सारी संस्कृति का मिश्रण है, तभी तो हमारी भारतीय संस्कृति देश भर में, पूरे विश्व में सबसे अच्छी संस्कृति मानी जाती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इंडियन कल्चर इज ब्लेंड ऑफ मैनी कल्चर्स। इसके बाद आपका इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है विच वर्ड स्टैंड्स फॉर, इनमें से ऐसा कौन सा वर्ड है जिसका मतलब होता है फॉलोइंग समथिंग एज रिजल्ट, परिणाम जैसा, कंडेम, कंसेंट, केस या फिर कॉल। तो इनमें से एक ऐसा वर्ड है कंसेंट, उस कंसेंट का मतलब ही होता है परिणाम, तो उस एक रिजल्ट का मीनिंग जैसा इसका मीनिंग निकलता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कंसेंट। कंसेंट इज द मीनिंग फॉलोइंग समथिंग एज ए रिजल्ट। तो इस प्रकार आपका इस वीडियो में 53 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कंप्लीट करा दिया गया, जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। और अगर आपको यह वीडियो एक बार में समझ नहीं आया तो आप इस वीडियो को एक बार और रिपीट कर ले और इस वीडियो को अच्छे से समझ ले, और आप हमारे वीडियोज़ को लाइक भी जरूर करें, इससे हमारा मोटिवेशन बना हुआ रहता है।